शीतल जी, इस मज़दूर वाले इस पूरे कांड के कई पहलू हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा इस पहलू पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ कि 11 दिन तक ये कार्यक्रम चला है। इस बीच में अभी अब आप लेटेस्ट जब नई मशीनें आई तब ये बचाव का कार्य अपने अंजाम तक पहुँचता दिख रहा है। आपको लगता है कि इसमें लेट-लतीफ़ी हुई, लापरवाही हुई, चूँकि मज़दूर फँसे हुए थे, उनकी जगह कोई और वीआईपी फँसे होते तो सरकार का रिएक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन दूसरा होता? ये मुझे लगता है कि न सिर्फ गैर ज़िम्मेदारी और लेट लतीफ़ी बल्कि बहुत बड़ी गैर ज़िम्मेदारी जिसको मैं कहूँगा, उसका स्पष्ट उसकी अभिव्यक्ति इसमें हो गई। अगर आप 7 फरवरी 2021 में आए, तो नंदा देवी सेंचुरी के भीतर एक पहाड़ टूटा और उस पहाड़ ने ऋषिगंगा में एक छोटा-सा अच्छा खासा लेक बनाया। वो लेक बर्स्ट हुआ और उसके बाद उसने सबसे पहले रैणी के छोटे से एक हाइडल प्रोजेक्ट को नष्ट किया। फिर उसके बाद नीचे जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना थी, उसको रौंदता हुआ वो नीचे को आया। और जो मल्टीपल टनल बन रही थी, उन टनलों के भीतर पानी तो निकल गया आगे और सिल्ट ही सिल्ट, मलबा ही मलबा भर गया। और जैसा अभी लखड़िया जी बता रहे थे, मेरे ख्याल में 220 से ज़्यादा लोग थे, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, तो उनकी कोई लिस्टिंग नहीं है, उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, उनकी कोई सर्टेन तनख्वाह नहीं है, उनकी कोई छुट्टियाँ नहीं हैं, और तो और दिवाली के दिन भी वो लगभग बॉन्डेड लेबर की तरह वहाँ काम करते हैं। तो सरकार ने कोई लिस्ट जारी नहीं की कि कितने लोग थे, लेकिन अब भी ये माना गया कि 200 के करीब लोग अभी भी उन टनल्स में, जो रेणी के नीचे ऋषिगंगा जब धौली में मिलती है, वहां उनकी डेड बॉडीज धरती के भीतर समाई हुई हैं। और सबसे कठिन बात जो आई उसमें ये आई कि उसमें सुरक्षा का वैसा कोई ड्रिल, कोई रिहर्सल तो पहले कहीं किया ही नहीं गया ना, कि टनल में फंसे हुए लोगों को निकालने का। यहाँ तो गनीमत है कि इसमें अभी पानी के लिए टनल नहीं बना है, ये सिर्फ यातायात के लिए, सड़क के लिए बना है। वहां पानी उसमें था, तो उनकी डेड बॉडीज उसके भीतर सदा के लिए होगी। अब एक और टनल उसमें बन रही होगी, और जिससे जोशीमठ और भी जाएगा। तो ये जबरदस्त तरीके की गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि हिमालय में जब भी आप कोई भी विकास का कार्य, हम तो विकास शब्द उसमें जोड़े न जोड़े, कोई इस तरीके का काम करें जिसमें एक जनतंत्र के भीतर, एक संविधान के भीतर आप लोगों तक सड़क ले जाना चाहते हैं, उनको बिजली देना चाहते हैं, उनको इरिगेशन देना चाहते हैं, उनको स्कूल की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उस सब में एक सुरक्षा के जो कवच हैं वो बनाए जाने अनिवार्य। पहले का समाज अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से अपने को बताता था। जैसे उत्तरकाशी में जिस इलाके में ये हुआ है, वहाँ लकड़ी और पत्थर के मकानों को बनाने की बहुत बड़ी कला विकसित है। इसलिए 1803 के भूकंप और उसके बाद के भूकंपों को वहाँ के मकान सह सके। लेकिन उत्तरकाशी जिला मुख्यालय बना जब 60 में, उसकी जो नई सीमेंट की बिल्डिंगें थी वो 1991 की भूकंप में पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए। तो उन लोगों ने हजारों साल में भूकंपों के साथ रहना सीखा था, और इसलिए उन्होंने जो मकान बनाने की कला है, उसको इस तरीके का विज्ञान सम्मत और इस तरीके का स्थायी और स्थिर बनाने का प्रयास किया था, ताकि भूकंप आए भी तो उनकी जान न जाए। हमारे जितनी सड़क के काम हुए, जितने ये डैम के काम हुए, इनमें हिमालय की जियोलॉजी, हिमालय की टेक्टोनिक्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। मैं आपको 3 किताबें दिखा रहा हूँ। आज से 30 साल पहले हम लोगों ने डॉक्टर वल्दिया की ये किताब छापी थी, हाई डैम्स इन हिमालय। ये 92-93 में छपी थी। इसका जो मूल आर्टिकल था वो करंट साइंस में छपा था। फिर हमने चंडी प्रसाद भट्ट जी की एक किताब छापी थी आज से 35 साल पहले, द फ्यूचर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स इन द हिमालय। लार्ज प्रोजेक्ट्स में सड़कें और ये तमाम चीजें भी इंक्लूड हैं। और फिर ये संकट में हिमालय करके बल्दिया साहब की उसी अंग्रेजी पुस्तिका का हिंदी अनुवाद करके छापा, और 2-3 उसके संस्करण निकल गए। ये 30 साल पहले की बात है। तब ये 4 धाम का कोई आइडिया नहीं था। तब हमको 21वीं शताब्दी में क्या-क्या झेलना पड़ेगा, इसका कोई सपना हमारे किसी साहित्य या किसी पत्रकारिता में या किसी हिस्टोरियन के दिमाग में नहीं आया होगा, जो हम अभी झेल रहे हैं। अब जब इन्होंने 4 धाम की सड़क बनाई, मेरे ख्याल में आपके चैनल में मैंने पहले जो टॉक सुनी उनमें ये जिक्र आ चुका है, तो 1200 किलोमीटर की जो 4 धाम सड़क है, ये सड़क ऑलरेडी बनी हुई सड़क है, ये देखने की बात है। ये अंडरलाइन तरीके से कहने की जरूरत है, ऑलरेडी बनी हुई सड़क। और इस सड़क की विशेषता क्या थी कि ये चौड़ी हो गई थी अपने आप। क्यों हुई थी? क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़ी मशीनों के लिए आपको पहले विष्णुप्रयाग यानी कि जोशीमठ तक सड़क बनानी थी।
फिर जी। यहाँ आपको मनेरी वाली में भागीरथी घाटी में जाना था, टिहरी में तो आना ही था और उधर जमुना में जाना था और उधर पिथौरागढ़ जिले में काली नदी के किनारे कैलाश मानसरोवर मार्ग में तवा घाट तक एनएचपीसी की 500 प्लस मेगावाट की प्रोजेक्ट के लिए आपको जी। सड़क बनानी थी कानपुर से। तो ये सब सड़कें चौड़ी बन चुकी थी। जब 12,000 करोड़ का बजट आ रहा था, तो आप पूरे उत्तराखंड की पूरी नेटवर्किंग को आप उसको रिजुवेनेट कर सकते थे, उसको सुरक्षित बना सकते थे। उसके चौड़ीकरण का काम उतना जरूरी नहीं था जितना उसके अच्छे सड़क बनने का था, ताकि उसमें दुर्घटनाएं कम से कम हो। अभी आपने हाल में सुना होगा, पौड़ी जिले में 2-3 साल पहले जो है करीबन एक बस गिरी एक गड्ढे के कारण, और वो 30 सीटर बस में करीबन 45 या 46 लोग तो मर गए थे, कुछ सौभाग्यशाली बच गए थे। टोटल सीटें उसकी जब काउंट की गई तो 63 के करीब उसमें सीटें बढ़ी। एक गड्ढा हम नहीं बना सके, लेकिन हम हाईवे में बना रहे हैं, और पहले उसका नाम दिया गया था ऑल वेदर रोड। भाई जिस जी। इलाके में 6 महीने पूरी की पूरी बर्फ ढकी रहती है और जिस इलाके में नेचर आपको अलाउ नहीं करती कि आप वहाँ आए, और इनको भी अभी फौजी वहाँ जाते हैं सुरक्षा के नाम पर, उसके अलावा कोई नहीं जाता वहाँ। उन गाँवों में माइग्रेशन का ट्रांसफर का कल्चर है, उनके पास 2-2 3-3 सेट गाँव के वो जी, नीचे आ शेखर जाते जी, आपने बड़े सवाल उठाए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।